दोस्तों, यह कहानी है अमन गुप्ता की, जो बहुत ही गरीबी और तंग गृहस्थी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह एकदम से ही एक अमीर आदमी बन जाता है। और अमीर होते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, अपनी जीवन शैली बदल लेता है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता हुआ आवारागर्दी करने लगता है। अब उसे अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई रोक टोक पसंद नहीं थी। पैसा आने के बाद अमन इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वह अपनी पत्नी रचना को भी छोड़ देता है, उसे घर से भगा देता है। रचना से वह अपनी 4 सालों का रिश्ता ख़त्म कर देता है और अपने तरीकों से अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब अमन अयोध्या मंदिर घूमने के लिए गया था और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से सुधर जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं कहानी की शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी है अयोध्या शहर की एक गरीब लड़का अमन गुप्ता की। वो अपनी पत्नी रचना के साथ बहुत ही गरीबी में अपने जीवन को गुजार रहा था। अमन बिजली विभाग में कार्यरत था, लेकिन अमन अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। काम में अपनी रुचि को लेकर एक दिन वो बिजली के खंभे गाड़ने का, तार को खींचने का, बिजली सप्लाई करने का ठेकेदार ही बन जाता है। और इसके बाद ठेकेदारी करते हुए वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। उसे ठेकेदारी में अच्छा पैसा मिल जाया करता था। अमन के परिवार वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अमन गुप्ता के दिल दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। पैसा आने के बाद अमन को अपने पैसों का घमंड हो गया। वह अपनों को ही दुत्कारना शुरू कर देता है और अपने तौर तरीकों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। उसके घर वाले अगर इसे कुछ बोलते तो उन्हें ही भला बुरा बोल देता था। अब उसकी जो पत्नी रचना उसे रोकने टोकने लगती है, क्योंकि अमन आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, शराब पीता, रात रात भर घर भी नहीं लौटता था। उसके घर वाले उसकी हरकतों से परेशान आ ही गए थे। अमन अपनी पत्नी से अब बहुत ही गुस्से में बातें करने लगता है। कभी कभी तो वह उस पर हाथ भी उठा देता था और कहता कि ये मेरी खुद की ज़िंदगी है, इसको मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, और अगर ये सब ज़्यादा ही बुरा लगता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरे घर को छोड़कर तुम अपने मायके ही चली जाओ। लेकिन पत्नी के लिए कोई आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, कितना ही मालो दौलत वाला क्यों ना बन जाए, उसकी नज़रों में तो वो पति परमेश्वर ही रहता है। दोस्तों, वो आए दिन विरोध करती है, तो एक दिन अमन गुस्से में झगड़े के चलते अपनी पत्नी रचना पर हाथ उठा देता है, उसे मारने पीटने लगता है। इस बार अमन ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तो इस सब के बाद अमन की पत्नी रचना, वो बेचारी रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर खुद ही हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, जब आपको अपने हिसाब से ही जीना है तो तुम अपनी मनमानी करो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। तो अमन ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है तुमने, मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम मेरे हिसाब से आज ही चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रचना रोते भी लगते अपने मायके चली जाती है। रचना अपने मायके आने के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है, और इधर अमन, जो कि रचना के चले जाने के बाद और भी ज़्यादा खुद को आज़ाद महसूस करने लगता है। उसे अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहा। अपनी खूब मनमानी करके अपना जीवन बिताने लगता है। अय्याशी करना, देर रात तक पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगा। घर वालों की भी उसे कोई फिक्र नहीं रहती है। इधर रचना अपने मायके में आ गई थी तो उसके माँ बाप इतने ज़्यादा अमीर तो थे नहीं। रचना अपने घर में सबसे बड़ी संतान थी। घर में उसके माता पिता के अलावा उसके 3 छोटे भाई बहन होते हैं। तो रचना अब मायके पहुंचने के बाद अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपना खर्चा, अपना गुजारा करने के लिए वह कुछ काम खोजना शुरू कर देती है। तो उसे पता चलता है
कि गांव में कुछ महिलाएं रोजाना सुबह सुबह अयोध्या के लिए जाती है और शाम तक ही वापस आ जाया करती है। तो रचना ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सभी लोग कहाँ जाती हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो अयोध्या जाते हैं, वहाँ रोजाना ही बहुत से लोग भंडारे का आयोजन कराते हैं, तो हम लोग भंडारे का खाना तैयार करने के लिए जाते हैं। चावल, पूड़ी, हलवा, छोले, सब्जी, यही सब सामान बनाते हैं और खाने की पैकिंग का काम भी करते हैं। और कुछ इस तरह से हम वहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। तो रचना उन महिलाओं से कहती है कि बहन, मेरा भी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम लगवा दो, जिससे कि मेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। तो वो महिलाएं बिना झिझकते हुए रचना की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। बताती है, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलना। 500 से 700 रुपये रोजाना के मिल जाते हैं और साथ में भंडारे का खाना भी मिलता है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और पैसा भी जुड़ेगा। तो वो अब अगले ही दिन से रचना भी उन महिलाओं के साथ सुबह सवेरे ही अयोध्या जाने के लिए निकल जाती है और भंडारे के आयोजन में शामिल होकर काम करने लगती है। वहां पहुंचने के बाद उसके गांव की महिलाएं रचना की मुलाकात एक ठेकेदार से करवाती है, जिसका नाम होता है उमेश कुमार। उसके पास ही वो लोग काम करती थी। उमेश कुमार का काम यह था कि वो जो कोई भी लोग या श्रद्धालु अयोध्या में भंडारा कराना चाहते थे, वो उमेश कुमार से ही संपर्क करते थे और कहते थे कि हमें 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनवाना है या 5-10 हजार, जितना भी वो बताते थे। तो उमेश उन्हें भंडारे के सभी खर्चों का पैकेज बता देता था कि 1000 या 5000 लोगों के लिए इतना पैसा लगेगा वगैरह वगैरह, और हम तुम्हारे लिए सभी सामान तैयार करा देंगे, जैसे पूड़ी, छोले, चावल, सब्जी, हलवा या कुछ भी जो आप भंडारे के लिए बनवाना चाहते हैं, हम सभी बनवाकर यहाँ ले आएंगे और किसी भी जगह स्टॉल लगवा देंगे। वहाँ पर अपने 2-4 स्टाफ लोगों को खड़ा कर देंगे। आप भी अपने लोगों के साथ वहीं खड़े हो जाना। अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांट देना। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि लोगों को उसकी बात समझ में आ जाया करती थी, क्योंकि इससे उनका ही काम आसान हो जाता था। वरना तो कहाँ दूसरे शहर से आकर अयोध्या में खाना बनाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। तो ऐसे ही वो पैसे देकर उन्हें ठेका दे दिया करते थे और उमेश सभी खाने का सामान तैयार करवाकर अयोध्या में जहाँ कहीं भी उन लोगों की इच्छा हुआ करती थी, जगह जगह पर स्टॉल लगाकर सामान रखवा दिया करते थे। तो कुछ इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ दान पुण्य भी हो जाता था और ठेकेदार उमेश का काम भी चलता रहता था। साथ में श्रद्धालु जो अयोध्या में भंडारा करवाना चाहते थे, उनका भी काम हो जाता था। उमेश के नीचे करीब 30-40 लोगों का समूह काम किया करता था, जिनमें कुछ महिलाएं थी तो कुछ लड़के भी काम करते थे। उन्हीं के समूह में मिलकर रचना भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 500-600 लोगों के लिए खाना बनवाकर भंडारे का आयोजन करना चाहते थे, तो उमेश ठेकेदार उन लोगों का ठेका नहीं लेता था, क्योंकि उमेश सिर्फ बड़े भंडारों का ऑर्डर ही लेता था। तो रचना को एक आइडिया सूझता है। वह सोचने लगती है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ ठेका लेकर काम कर सकती हूँ, छोटे मोटे ऑर्डर मैं भी ले सकती हूँ। ये जो 300-400 लोगों का खाना बनवाते हैं, इनका ठेका तो मैं भी बड़ी आसानी से लेकर काम को करा सकती हूँ। तो रचना भी इसी काम को करना शुरू कर देती है और उसका यह काम बड़े ही आराम से चल भी जाता है। अब एक दिन अयोध्या में जो अमन अपने एक दोस्त की शादी में आया हुआ होता है, उसका घर अयोध्या से कुछ ही दूरी पर था। एक दिन अमन का अयोध्या घूमने का प्लान बनता है। दर्शन करने के लिए वो अयोध्या जाने लगता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो उसका मन बहुत खुश हो जाता है। वहाँ उसका मन बहुत हल्का होता है, उसे बहुत सुकून मिलता है। तो वो अयोध्या में ही 1-2 दिन और रुककर घूमने का फैसला करता है। तो वो ऐसे ही किसी जगह बैठा हुआ भंडारा खा रहा था, तो उसके दिल दिमाग में बात आती है कि वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ भंडारे का आयोजन करूँ। तो एक लड़का जो सभी को भंडारे का खाना बांट रहा था, अमन उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया जी, मैं भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन कराना चाहता हूँ,
तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ ये कैसे हो पाएगा? तो वो लड़का बोलता है कि आप भंडारा कराना चाहते हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ, हो जाएगा, बहुत ही आसान काम है। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेकेदार से मिलवा देता हूँ। वो लड़का अमन को ठेकेदार उमेश के पास ले जाता है और अमन उनसे मिलकर बताता है कि भैया जी, मुझे भी यहाँ भंडारा कराकर प्रसाद बांटना है, तो इसके लिए कितना खर्च आ जाएगा? तो उमेश जी कहते हैं कि आपको कितने लोगों का करना है? अमन बताता है कि यही कोई 400-500 लोगों का मुझे प्रसाद बनवाना है। तो इतना सुनकर उमेश जी अमन को भंडारा बनाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हम 1000 से नीचे वालों का भंडारा नहीं बनवाते हैं। हमें ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं, सभी की मेहनत मजदूरी का देखना रहता है। मैं 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का बनवा देता हूँ। 400-500 वालों को हम नहीं बनवाते, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब उमेश जी तो अपनी बात को पूरा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़का जो अमन को ठेकेदार उमेश के पास लाया था, अमन से पूछता है कि क्या हुआ भैया, हो गई बात पक्की? तो अमन कहता है कि अरे उन्होंने तो मना कर दिया, बोल रहे हैं कि हम 400-500 लोगों के लिए नहीं बनवा सकते। तो वो लड़का बोलता है, अरे भैया, आपने मुझे पहले ही बताया होता ना कि 500 लोगों के लिए बनवाना है। यहाँ एक दीदी है, वो भी ठेका करती है, मैं आपके लिए उनसे बात करके देखता हूँ। वो लड़का रचना का ही जिक्र कर रहा था। रचना को भी महीने में 20-25 दिन ऐसे ही काम मिल जाया करता था। तो उस दिन उसके पास काम था नहीं, तो रचना उस दिन काम पर नहीं आई थी। वो लड़का रचना को कॉल करके पूछता है कि दीदी आप कहाँ पर हो? तो रचना बताती है कि चिंटू, मैं तो आज अपने घर पर ही हूँ, कोई काम नहीं था तो आज घर पर हूँ। तो वो लड़का कहता है कि दीदी अगर आप आ जाएं तो एक व्यक्ति है जो भंडारा कराना चाहते हैं, उमेश जी ने तो मना कर दिया है, आप देख लो, अगर आ सकती हो तो आ जाइए। तो रचना का घर अयोध्या से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वो आधे घंटे में आ पहुंच जाती है। तो वो लड़का अमन को रचना के पास ले आता है और जब इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो दोनों ही एक दूसरे को यूं अचानक से देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, बस ऐसे ही खड़े देखते रहते हैं। तो फिर अमन ही बोलता है कि तुम भी यही काम करती हो क्या? तो रचना कहती है, क्यों, इसमें इतना हैरानी वाली क्या बात है, कोई पाप का काम है क्या ये? तो अमन कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, और बताओ कैसी हो तुम? रचना कहती है, मैं कैसी भी हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? तो फिर भी वो आगे बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे मिल जाओगी। तो रचना कहती है, क्यों, मैं क्या कहीं तुमसे मेले में खो गई थी, या मैं कहीं तुमसे बचपन में गुम हो गई थी जो कहीं ऐसे ही मिल जाती? क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं पता था? तुम्हें मालूम नहीं था कि हमारा घर कहाँ है? मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या इस सब से तुम अनजान थे? अगर तुम मुझे लेने के लिए ही ना सही कम से कम एक बार मुझसे मिलने के लिए तो आ जाते, तो क्या हम तुम्हें अपने घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते, जैसे तुमने मुझे अपने घर से ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर किया था? अब ये सब बातें सुनने के बाद तो अमन बिल्कुल उदास सा हो जाता है। वो रचना की बातों का कोई जवाब ही ना दे पाया। तो फिर रचना ही कहती है, खैर ये सब बातें छोड़ो, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी बात ही अलग है। आप भंडारे का आयोजन करके बंटवाना चाहते हो, मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी। आपने जो कुछ भी गलत मेरे साथ किया कोई बात नहीं, कम से कम आज तो आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हो। बताइए कितने लोगों के लिए प्रसाद तैयार करवाना है? तो अमन बोलता है कि वैसे तो 400 लोगों का बनवाना चाहता था, लेकिन जब तुम यहाँ मिल गई हो और तुम ही ये काम कर रही हो तो फिर तुम 500 लोगों के लिए भोजन बनवा दो। अब मैं 500 लोगों को भंडारा खिलाना चाहता हूँ। तो रचना कहती है, चलो ठीक है, फिर कल सुबह 9 बजे तक आपको सभी सामान तैयार मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों साथ में ही रचना के किराए के मकान में आ जाते हैं, जहाँ पर रचना अपना रसोई टाइप से मैनेज कर रखा था। इसमें सभी खाना पकाने का सामान जैसे भगोने, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि सभी सामान मौजूद था। जब भी उन्हें कोई ठेका मिलता था कि कितने लोगों के लिए भंडारे का खाना तैयार करना है, तो वो लोग यहीं पर
खाना बनाकर उसके बाद गाड़ी में लोड करके अयोध्या के लिए भेज देते थे। रचना अमन को अपने रसोई घर लेकर जाती है और बोलती है कि यहीं आपका खाना तैयार होगा। वो एक लंबी लिस्ट तैयार करके उसे देती है और कहती है कि जाओ तुरंत मार्केट से ये सारा सामान लाकर हमें दे दो। तो अमन सामान की लिस्ट देखकर कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे इतनी सारी खरीदारी कर पाऊँगा। मुझे यहाँ मार्केट की जानकारी भी नहीं है, मैं अकेला परेशान हो जाऊँगा। तुम भी मेरे साथ चलो और ये सभी सामान खरीदवा लाओ। तो रचना कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊँगी तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। दुकान वाले मुझे देखकर ही 10% कमीशन काट कर सामान देगा। जो सामान तुम्हारा 10,000 में आ जाएगा वह मेरे जाने से 11,000 में मिलेगा। तो इससे तुम्हारा क्या ही फ़ायदा होगा। तो अमन कहता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं, तुम साथ चलो, भले ही कमीशन भी ले लेना तुम। इतना कहकर अमन हंस पड़ता है तो रचना की भी हंसी निकल जाती है। अब दोनों मार्केट जाते हैं और सारा सामान खरीदते हैं। उसके बाद रसोई घर वापस आते हैं तो अमन रचना से पूछता है कि अब तुम्हें कितने रुपये देने हैं इसको बनवाने के लिए। तुम भी अब अपने रुपये ले लो। अमन ने सामान के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और एक एटीएम से 20,000 रुपये भी निकाल लाया था और कुछ 1,000 रुपये गिनकर रचना को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। तो रचना कहती है कि इन पैसों को अपने पास ही रखिए, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से ही लेबर लगाकर खाना बनवा दूंगी। कल तुम अयोध्या साथ चलकर बंटवा देना। अब अमन कहता है कि प्लीज़ मुझसे इतना गुस्सा मत हो, इतना भी मुझे गैर मत करो। तो रचना कहती है कि मैं कहाँ आपको गैर समझ रही हूँ, शायद गैर तो आप मुझे समझ रहे हैं जो बार बार पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं जो तुम इस नेक काम में मेरी जरा भी सहायता या सहयोग लेना ही नहीं चाहते? तो इतना सुनकर अमन की आंखें नम हो जाती है। वो रचना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रचना, मैं तुम्हें हमेशा अपना ही समझता था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पैसों की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता हूँ। तो रचना कहती है कि आज यह अयोध्या में मिल गई तो तुम्हें अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा है, वरना इससे पहले तुम्हें कभी मेरी याद ही नहीं आई। खैर चलो छोड़ो, तुमसे क्या ही बहस करना, तुम तो पहले से ही इस तरह के घमंडी हो, बस अपने घमंड में रहते हो। अब बस तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। मैं यहाँ अकेले खुश हूँ, भगवान की कृपा से अपना गुजारा करने के लिए बड़े आराम से कमा लेती हूँ। मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमन रचना को फिर मनाने लगता है, कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे ये गलतियाँ ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। अमन अपने हाथ जोड़कर आगे खड़ा हो जाता है तो रचना उसको पकड़कर रोकती है कि बस ड्रामेबाज, अब बस भी कर दो, तुमसे ज़्यादा नौटंकी कहीं नहीं देखी मैंने। वो हंस देती है और कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मेरा क्या फ़ैसला है। फ़िलहाल अभी तो जिस काम के लिए आए हो वो काम करते हैं। अब दोस्तों अगले दिन में रचना अपने स्टाफ को बुलाती है, जो 6-7 महिलाएं उसके साथ काम करती थी। सभी सामान हलवा, पूड़ी, छोले, चावल बनाकर तैयार करते हैं और गाड़ी में लोड करके अयोध्या लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं एक जगह खड़े होकर प्रसाद को बांटने लगते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनका सभी काम निपट जाता है। दोनों ने एक पति पत्नी की तरह ही मिलजुल कर काम को निपटाया था। उसके बाद रचना अपना सभी सामान, बर्तन, भगोने वगैरह गाड़ी में रखवा कर उन महिलाओं को साथ भेज देती है और उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं अभी बाद में आती हूँ। इसके बाद अमन और रचना एक साथ अयोध्या घूमने लगते हैं। दोनों पति पत्नी तो थे ही और अमन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था तो रचना भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों पति पत्नी को एक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दोनों ही फिर से एक हो जाने से बहुत खुश थे। इसके बाद रचना अपने समूह की जो 5-6 महिलाएं थी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार महिला थी उससे कहती है कि बहन, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो मेरा जो काम है इसको अगर तुम संभालना चाहो तो संभाल लो। तो वो महिला कहती है कि ठीक है दीदी,
मैं ये काम वैसे ही ईमानदारी के साथ करूँगी जैसे आज तक आप करती आई हैं। इसके बाद अमन रचना को लेकर पहले उसके घर जाता है। उसके माँ बाप से भी माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से रचना को अपने घर ले आता है। अमन के माता पिता भी अपनी बहू रचना को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, पूरे 1 साल बाद अमन और रचना का कुछ इस तरह से अयोध्या में मिलन हो जाता है और वो दोनों फिर से अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।